नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। देखिए, जो भी पुराने छात्र हैं उनको पता है कि हम लोग ऑफिशियल पेपर में करते हैं सॉल्व एक एक प्रश्न को, और यह है वीडियो नंबर 13। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 12 तक कर चुके हैं। जो छात्र नहीं देखे, अगर उनको देखने का इच्छा हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाकर आप आसानी से वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 13/1/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए। कुल 20 प्रश्न आपसे पूछा जाता है जीके सेक्शन से एसएससी जीडी के परीक्षा में, आपको पता होगा। तो इन सारे 20 प्रश्न को डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी पुराने छात्र हैं उनको अच्छे तरीक़ा से पता है कि हम लोग ऑप्शन के साथ किस प्रकार से डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत किया जाए पहले प्रश्न से। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, किसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसके पहले गवर्नर कौन थे, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडी देशमुख। ठीक है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो आरबीआई के पहले गवर्नर हैं सीडी देशमुख। वर्तमान में अगर बात करें तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे आपके आरबीआई के गवर्नर। अगला सवाल देखा जाए, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो सही उत्तर होगा आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में। देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछा जाता है, याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे एशियाई खेल से लगातार पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार का एशियाई खेल 2022 का एशियाई खेल का आयोजन हो गया है। आपको पता होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले, घबराने की बात नहीं है। पूरा आपका डाउट यहाँ क्लियर करने वाले हैं। हालांकि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी इसका मोटो क्या रखा गया था जो 2018 में हुआ था, एनर्जी ऑफ एशिया। याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं 2022 एशियाई खेल के बारे में। हालांकि इसका आयोजन 2023 में किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना के लिए एक वर्ष इसका बढ़ा दिया गया, इसलिए 2023 में इसका आयोजन किया गया है एशियाई खेल का। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 2022 का एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। अगर आपसे शहर पूछता है तो हांगजू याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ? हांगजू में इसका आयोजन किया गया, जो कि चाइना का एक शहर है। अगर इसका आदर्श वाक्य जिस प्रकार से यहाँ पूछा गया था 2018 का, अगर 2022 का आदर्श वाक्य पूछता है तो बताना है एक नई दुनिया। एक नई दुनिया। ठीक है, याद रखिएगा, एक नई दुनिया 2022 का एशियाई खेल का मोटो है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा अब यहाँ मेडल पे। देखिए, भारत इसमें पार्टिसिपेट किया। कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। याद रखिएगा। और पहला स्थान कौन आया? तो पहले स्थान पर भी चीन रहा। याद रखिएगा, कुल कितना मेडल इसने जीता? 383 मेडल इसने अपने नाम किया था चीन, और पहले स्थान पे रहा था। भारत की रैंक आपसे पूछा जाएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा। तो भारत चौथे रैंक पे रहा इस एशियाई खेल 2022 में। कुल कितने पदक जीते? 107 पदक भारत ने अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन रहा इस बार भारतीय टीम का। देखिए, गोल्ड अगर आपसे पूछता है, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। गोल्ड कुल भारत 28 जीता, सिल्वर 38 यानी 38 जीता, और ब्रॉन्ज भी याद रखिएगा 41 ब्रॉन्ज जीता है भारत ने। गोल्ड 28, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज 41, कुल मेडल जीता 107। भारत का स्थान रहा चौथा स्थान। पहला स्थान रहा चाइना का। चाइना ने कितने पदक जीते? 383 पदक जीते। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। जाते जाते एक और फैक्ट बताते हैं कि जो 20वां होगा, यानी 19वां तो हो गया 2022 में,
जो 20वां होगा एशियाई खेल, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा जापान में किया जाएगा, जो कि 2027 में आयोजन किया जाएगा जापान में 20वां एशियाई खेल। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आशा करते हैं यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। अगला सवाल देखा जाए, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान कीजिए। देखिए भोजन पकाने में सबसे आसान सवाल है, रासायनिक ऊर्जा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा ऊर्जा लगता है? रासायनिक ऊर्जा लगता है भोजन को पकाने में, ठीक। रासायनिक ऊर्जा क्या है ये नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत आसान सवाल है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पी तरंग। देखिए भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार होता है पी तरंग, याद रखिएगा। पी तरंग क्या होता है? भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार होता है, याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ पंडित बिरजू महाराज का। इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है पंडित बिरजू महाराज का। अच्छा, ये पंडित बिरजू महाराज क्या करते हैं? याद रखिएगा कथक जो नृत्य है कहाँ का है? फटाफट बता देंगे, उत्तर प्रदेश का है। इससे ये संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखना है, ठीक है। इनको देखिए क्या क्या पुरस्कार मिला, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 में इनको दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। इनको पद्म भूषण भी मिला है, विभूषण, पद्म विभूषण कब मिला? नोट कर लीजिए 1986 में। और याद रखिएगा यह प्रश्न दोनों आपसे पूछा जाएगा इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो तैयार रहना है इन सारे प्रश्न के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? देखिए निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। और यह फेमस क्वेश्चन है, हालांकि मैंने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में इसका प्रश्न भी डाला था और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बता दें कि बृहद्रथ को किसने मारा था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका वध किया गया, इसको मारा गया। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? अपना शुंग वंश का स्थापना कर दिया, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से दो फैक्ट आपको याद रखना है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, ठीक है। इसने क्या किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। देखिए बिंदुसार जो था मौर्य वंश का सेकंड शासक था, दूसरे नंबर पर इसने शासन किया। और यह जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यहाँ से अब आप लोग बोलिएगा अशोक के बारे में आपने सर कुछ नहीं बताया। चलिए अशोक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए अशोक जो था ये भी मौर्य साम्राज्य का शासक था। इसने कलिंग का युद्ध, फेमस, मशहूर और आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कलिंग का युद्ध, और यह बौद्ध धर्म का प्रचारक भी था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा? अशोक लड़ा। और बौद्ध धर्म का प्रचारक भी था अशोक। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कूद नृत्य जो है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कूद नृत्य कहाँ से जुड़ा है? तो जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ नृत्य है कूद। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नहीं आपको मालूम था तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको भवाई दिख रहा है, भवाई कहाँ का है? तो राजस्थान का नृत्य है। होजागिरी आपको दिख रहा है, यह है त्रिपुरा का। और जवारा जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी का है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? चलिए इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय से पहले इसका नाम क्या था? संघीय
न्यायालय। ठीक है, क्या नाम था? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में किया गया था, याद रखिएगा। बाद में इसका नाम बदला गया 28 जनवरी 1950 और क्या नाम रखा गया? सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य से प्रश्न आपको एनटीपीसी के एग्जाम में दिखा होगा, रेलवे का सीजीएल में भी पूछा गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? यतो धर्मस्ततो लिख देते हैं, हालांकि लिखने की व्यवस्था अभी हमारे पास ठीक ठाक है नहीं, फिर भी जैसे तैसे आप लोग को हैंडराइटिंग दिख रहा होगा। ठीक है, यतो धर्मस्ततो जया हो जाएगा इसका मोटो। देखिए, इसका उल्लेख जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना फैक्ट आपको सर्वोच्च न्यायालय से याद रखना है और इसी में से प्रश्न आपका फंस जाएगा जब पेपर में आएगा। तो चलिए देखा जाए अगले प्रश्न को। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? देखिए, जब 1950 में मूल भारतीय संविधान का अपनाया गया उस समय उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, क्योंकि आपको मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? वर्ष भी याद रखना है, 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो मूल भारतीय संविधान का यह हिस्सा नहीं था जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब याद रखना है। ठीक है, देखिए किसके सिफारिश पर इसको लागू किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसके सिफारिश पर हमारे संविधान में इसको लाया गया। किसको? मौलिक कर्तव्य को। कब? 1976 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी वर्तमान में? तो 11 हैं, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? देखिए, बस्तर विद्रोह जो है 1910 में हुआ था और यह प्रश्न अब मैं बताता हूँ किस किस एग्जाम में पूछा गया है। आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी का भी हाल ही में रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल 2020 का उठाकर देखिएगा, उसमें आपसे यह प्रश्न पूछा गया है सीजीएल 2020 में। तो यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, बस्तर विद्रोह जो है वर्तमान में कहाँ है? ये बस्तर जगह जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है वर्तमान में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और सीजीएल में यही प्रश्न पूछा था कि बस्तर विद्रोह जो हुआ था वर्तमान में बस्तर का किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा, गुंडा। याद रखिएगा, गुंडा लोग विद्रोह का, बस्तर विद्रोह का नेतृत्व किया। गुंडा धूर नाम था, पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, किसके खिलाफ किया था? तो वहीं अंग्रेजों के खिलाफ इसने किया था विद्रोह, याद रखिएगा। ठीक है, कब? 1910 में बस्तर का विद्रोह हुआ था, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे जिससे आपको आसानी से दिखने लगे। अब देखिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम आपका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। आपका राइट आंसर होने वाला है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। अच्छा, इसका समय सीमा क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का समय सीमा था 1969 से 19
1974 तक इसका समय सीमा था, याद रखिएगा। इसी बीच भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। कब होता है? 1971 में। और इस वजह से यह अपना उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया था दोस्तों। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सवाल इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि 1971 जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ हम लोग को डिटेल्स में जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी यहाँ से पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। आपको ऑप्शन में दूसरी पंचवर्षीय योजना दिख रहा है। इसका समय सीमा मैं बार बार बताता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। 1956 से 1961 रहा था इसकी समय सीमा। इसका उद्देश्य अब आपको बता देता हूँ। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य है तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। और यह किस मॉडल पे है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, मैं इसके बारे में बताने वाला नहीं हूँ। चलिए बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय सीमा क्या था? तो 1961 से कब तक चला था? 1966 तक चला था तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य अगर आपको पता करना है तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, याद रखिएगा। क्या बनाना था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। किस पंचवर्षीय योजना का दिन था? तीसरा का उद्देश्य था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी बीच आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ कब? 1961 और 62 के दौरान हुआ था ना, भारत और चाइना युद्ध। और इसके 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या पड़ा? 1965 में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ा, जिससे इसका उद्देश्य नहीं पूरा हो पाया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा, एक प्रश्न और बता देता हूँ पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा अभी CHSL के पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसका समय सीमा क्या था? 1974 से लेकर 79 तक था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? देखिए, हूबहू सवाल पूछा गया, बताइएगा। 1956 से 61। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण। किस मॉडल पे है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। यानी कितने दिन तक इस उत्सव को मनाया जाता है? नागालैंड का प्रमुख त्यौहार सेकेरनई। तो सही उत्तर होगा 10 से 15 दिन, याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेकेरनई जो त्यौहार है नागालैंड में मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंगामी जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया 1927 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका मुख्यालय जो है, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो पीटी उषा है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में फटाफट बता दीजिए पीटी उषा का उपनाम क्या है, जिसके नाम से ये फेमस व्यक्ति हैं पीटी उषा, इनका उपनाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना या फिर बनी? देखिए, आसनसोल से जीते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि रहने वाले हैं बिहार के, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बने हैं। प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछना चाहिए था एसएससी जीडी में, क्योंकि ये स्टेट लेवल का हो गया, आप सेंटर हैं,
आप अच्छे अच्छे प्रश्न बनाइए, कितने सारे प्रश्न बचे हुए करंट अफेयर्स का, वैसा प्रश्न पूछ लेना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आने चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखा जाए, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कैसी मृदा कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं मृण्मय, यानी कि चिकनी मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या है? चिकनी मिट्टी, याद रखिएगा। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे चिकनी मिट्टी या मृण्मय मृदा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको पता है? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है, बार बार पेपर में देखने को मिलता है। अगला सवाल और आज का हमारा अंतिम सवाल है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे कम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में दूसरी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर आपसे पूछता है तो केरल हो जाएगा। इसकी साक्षरता दर कितनी है? याद रखिएगा 96.2। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? चलिए रट लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का 66.4%। बिहार का, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, 63.82%। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे कम बिहार हो जाएगा, दूसरा कम अरुणाचल प्रदेश होगा, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? तो केरल में है। ये सारे फैक्ट आज हमने जान लिया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा, आपको पता चला होगा कि एक एक प्रश्न से कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उसको डिस्कस किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ। शानदार एक टॉपिक भी लेकर आने वाला है जो कि करंट अफेयर्स का है। टॉप 10 प्रश्न कराने वाले हैं आपको पूरे वर्ष का, तो उस सारे वीडियो को जरूर देखते चलिएगा, पेपर में पक्का आपको मदद मिलने वाला है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।